ये अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें, गर्भ रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्भ रोटी की महक पागल बना देती मुझे, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें। नमस्कार, सदन की गरिमा को सादर नमन। सदन में प्रस्तावित विषय का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए मैं अवंतीबाई टीम का विपक्ष का वक्ता। महोदय, सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम इस विषय का शव परीक्षण करते हैं तो हमें यह ध्यातव्य होता है कि किस प्रकार से किसी संस्कृति का पुनरुत्थान होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस संस्कृति का पतन हुआ है उसी का उत्थान हो सकता है, अर्थात किसी न किसी संस्कृति में कुछ न कुछ तत्व ऐसे थे जिसके कारण उसका पतन हुआ है, इसीलिए उसके उत्थान का प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा महोदय कि जिस संस्कृति की बात मेरा प्रतिपक्ष करके गया है वह संस्कृति के कारण से इसके विरोध में जो हमारे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, दमित वर्ग था उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया और वो संस्कृति गर्भ में चली गई है। तो जो संस्कृति स्वयं में एक उपेक्षित वर्ग का हास्यकरण करके एक समय में सुचारू रूप से चलती आ रही है, जो समय में स्थापित थी, वो संस्कृति किस प्रकार से एक उपेक्षित वर्ग का उत्थान कर सकती है, यह काफी विडंबनात्मक और विरोधाभासी बात होती है। महोदय, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब मेरा प्रतिपक्ष यह कहता है कि संस्कृति अपने आप में पितृसत्तात्मक नहीं थी, तो मुझे उनकी विडंबना पर हंसी आती है और मुझे ध्यान होता है जब संस्कृति पूरे विश्व की देखें, केवल भारत ही नहीं, जहां पर रोजा लक्समबर्ग को यह कहना पड़ता है कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, तब मैं यह ध्यान देता हूं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान किसी भी प्रकार से उपेक्षित वर्ग का उत्थान नहीं कर सकता है। महोदय, ध्यान देने की आवश्यकता है कि रामधारी सिंह जी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए रोटी के बाद जो सबसे कीमती चीज है वह संस्कृति है, यानी आज भी या फिर इतिहास में भी देखा जाए तो रोटी से बढ़कर उसको संस्कृति की प्यारी नहीं थी। अर्थात आज यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसका उत्थान हो, किसी उपेक्षित वर्ग का उत्थान हो, उपासित वर्ग का उत्थान हो, तो उसके लिए पहला सवाल आता है रोटी का, आता है कपड़े का, आता है मकान का, आता है, और इन सभी चीजों के बाद यदि कुछ बची कुछ चीजें बचती है तो वो संस्कृति होती है। महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो संस्कृति है वह संस्कृति वास्तव में है क्या, वह संस्कृति किसी अभिजात वर्ग द्वारा बनाई गई एक ऐसी चंगुल है जिसमें वो उपासित वर्ग जो है वो पिछड़ के रह जाता है, छिप के रह जाता है और लोगों को ऐसा लग जाता है कि यह तो सभी की सर्वसम्मति से बना हुआ बनी हुई संस्कृति है, जिससे पुनरुत्थान की बात की जाती है। महोदय, मैं ध्यान देने की यहाँ पर चेष्टा करता हूँ कि जिस प्रकार से मेजी पुनर्स्थापन की बात 1868 से लेकर 1912 में जापान में हुई, जहाँ पर एक अतीत के गौरव को वर्तमान में लागू करने का प्रयत्न किया गया और जो तथाकथित रूप से उपासित वर्गीय लोग थे, जो तथाकथित रूप से कह सकते हैं कि समाज में उपेक्षित लोग थे, उनको हाशिए पर दोबारा धकेल दिया गया है। महोदय, ऐसे असंख्य उदाहरण इसके माध्यम से यह सिद्ध कर सकता हूँ कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो है वो समाज के उपेक्षित वर्गों को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए नहीं, अभी तो उनके हास्यकरण करने के लिए भी हमेशा लागू हुआ है और लागू करता रहा है। महोदय, ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा नाजी जर्मनी का, जहां पर हिटलर ने ऐसे कार्य किए जिसके माध्यम से वह जर्मन वोट जो प्रजाति थी उसको तो यहां पर लागू करना चाहता था, किंतु जो सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग था उसको वहां पर उसको जो गौरवशाली था वह दोबारा वापस नहीं मिल पाया। महोदय, इस बात में यह बात छिपी हुई है कि जो क्या हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान करते हैं तो क्या किसी का उपेक्षित होना या उस समय को हटा दिया जाए और वह लागू करने के लिए किसी और को उपेक्षित कर देना क्या श्रेयस्कर और जायज है? मेरा उत्तर है नहीं। यह अनिवार्य शर्त है कि यदि किसी उपेक्षित वर्ग को हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से स्थापित कर रहे हैं, उसका उत्थान कर रहे हैं, और किसी और वर्ग का पतन कर रहे हैं, किसी और संस्कृति का पतन कर रहे हैं। आज यदि वैश्विक युग में हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के इस दौर में सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद की लहर चल रही है, तो वह केवल राजनीतिक हथकंडा मात्र है। महोदय, मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, जो रोमानियत का अस्तित्व का इस बात पे हमारा प्रतिपक्ष